how to behave in a public domain. This is how you behave. I'm very Yeah. upset with you. Yeah, thank you. बाय डिफॉल्ट हम दोनों की आर्मी सेम ही है, वर्दी अलग अलग है बस थोड़ी। मेरे वाले थोड़े स्मार्ट लगते हैं। अब लीडर स्मार्ट नहीं है तो बच्चा तो होने चाहिए। तैयारी कैसी चल रही है सब लोगों की? बहुत अच्छी। तो सर बहुत धीरे निकला इन लोगों का। बहुत अच्छी। मैम। सर अगर आप हमारे जगह पे होते अभी प्रिपरेशन करते आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती, कैसे आप 3 क्लास को डेली मैनेज करते? सेम क्वेश्चन है, सेम पेपर है, तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर क्या बन जाता है? It's a tough journey. It's a long journey. We understand that. We have been through that. So we try. सारे बच्चे सीरियस मत हो, स्माइल करो। नहीं मतलब उसमें टाइम लगता है बहुत, और मतलब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, फिर टेस्ट में नंबर कम आते हैं, मतलब जो लास्ट ईयर जो मतलब पीछे हो गए टाइम मतलब चैप्टर जो है। NIS को लेके चलती हूँ तो बैकलॉग हो जाता है, बैकलॉग को लेके चलूँ तो NIS का बैकलॉग हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं पीछे रह गई हूँ, सब लोग आगे चले गए हैं। सिली मिस्टेक मेरी बहुत ज़्यादा हो रही है, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है, तो मैं कैसे कम करूँ इसको? मैंने ना बैच लेट लिया था, तो मेरे जो टेस्ट थे वो डिले हो गए, और अभी भी जो टेस्ट आ रहे हैं तो उसके चक्कर में, दोनों के चक्कर में मेरा कुछ हो ही नहीं पा रहा है। या तो एग्जाम तो कितने सब्जेक्ट से दे रहे? मैम 3-4। तो बोर्ड्स की सर यही तो प्रॉब्लम आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा कर दूंगा। और ऐसे बनो कि कोई तुम्हें कुछ बोल ही ना पाए, ईंट उठा लिया करो। हाँ अंकल जी कुछ कह रहे थे? हमारे पास टाइम की बहुत नहीं नहीं crunch टाइम है है। मैम, आप गाना सुनाओ। गाने के लिए बहुत टाइम है भाई, लेक्चर में रुक जा रहे हैं बच्चे 20-20 चलो इसी बात पे, डोंट टेक दिस एग्जाम टू सीरियसली। सीरियस नहीं होना है, सिंसियर होना है। एक एग्जाम आपको मेहनती बनना और हठी बनना सिखाता है। अगर आप एक ऐसे इंसान बन गए जो 10 घंटा दिन में काम कर सकता है, देन यू विल क्रिएट समथिंग बेटर फॉर योरसेल्फ। हेलो, हाय सर। हेलो मैम, वेलकम। वेलकम सर। बहुत दिनों बाद मिले हो मैम आप। यस सर। अभी शायद 30 सेकंड बाद मिलो आप मुझसे। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया मैम, ऑल गुड। और आप लोग कैसे हैं? क्या हाल चाल सबके, बता दो ना। ऑल गुड, बहुत बढ़िया। एक बार बता दो फिर से। हाउ इज द जोश एवरीवन? सारे सपोला मेंबर्स हैं, सपोला एंड जारविस, सपोला एंड जारविस। यस, Yes. बाय डिफॉल्ट हम दोनों की आर्मी सेम ही है, वर्दी अलग अलग है बस थोड़ी। मेरे वाले थोड़े स्मार्ट लगते हैं। ओ, नहीं अब लीडर स्मार्ट नहीं है तो बच्चा तो होने चाहिए ना सर। यार, कम से कम नागराज की ड्रेस तो नहीं पहनते। कौन सी ड्रेस? नागराज की, सपोला। ओह, कौन पहनता है सर? यार एक दिन 1-2 बच्चे पकड़ लिए थे मैंने, वो लाठियों से मार रहे थे लोग उनको सच का सांप समझ के, तो मैंने बचाया। मैंने बीइंग अ सुपर हीरो मेरे को जाना पड़ा फिर। कैसे हो तुम लोग? एक्साइटेड? नर्वस? तैयारी कैसी चल रही है सब लोगों की? बहुत अच्छी। तो सर बहुत धीरे निकला इन लोगों का। बहुत अच्छी। मैम, क्या बताऊं। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। अब एक बार सच बता दो, कैसी चल रही है तैयारी? हाँ, फिजिक्स पे आएंगे, फिजिक्स पे आएंगे, लेकिन भाई बोलता है बहुत खत्म। एक था सच में। अच्छा, कितने यकीन के बच्चे हैं और कितने लक्ष्य के बच्चे हैं? ठीक है मैम, क्वेश्चन ले लेते हैं इससे पहले हमारा हाँ। कुछ रोस्ट हो जाए, हाँ बिल्कुल सर। है ना? आप बताइए आपको जो भी पूछना है। और वैसे तो मैम अधिकतर बच्चों के कॉमन ही डाउट्स होते हैं, बट लेट्स केटर, क्योंकि हमें भी पता है कि क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि बिल्कुल। बैच में आते हैं बहुत बिल्कुल। ऑर्डिनरीली भी। लेकिन आपको जो भी प्रॉब्लम है आप एकदम ट्रांसपेरेंटली हमारे आगे रखिएगा। दैट्स व्हाई वी आर मीटिंग 1-on-1, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स का हम एक जेन्युइन समाधान दे पाएं और आपको भी मतलब ये जो मीटिंग है ये फ्रूटफुल लगे, कि यहाँ से कुछ हम लोग सच में ही वैल्यू एडिशन लेके जा रहे हैं और हमारी तैयारी सच में फिर बूस्ट हो पाए। सो प्लीज मेक श्योर और आप बिना किसी फिल्टर के आप पूछ लें। हाँ, और आप लोगों के जो सवाल होंगे, आई गेस सर कॉमनली जो ऑडियंस हमें देख भी रही होगी, जो बच्चे हमें देख रहे होंगे, आई गेस उनके भी सिमिलर ही क्वेश्चंस होंगे। करेक्ट मैम। तो आपको भी अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम गौरी तिवारी फ्रॉम यकीन 2.0। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे MR सर भी, बाकी सारे टीचर्स भी हमें बोलते हैं कि आप एक क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दिया करो, जब आपको मतलब अपने आप से समझ के करा करो, देन कि जल्दी से सोल्यूशन देखना। बट मेरा सर क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं टाइम दी तो 10-15 मिनट लग जाते हैं। अब अगर मैं हर क्वेश्चन को 10-15 मिनट दूंगी तो सर मैं रिविजन कब करूँगी, मैं टेस्ट एनालिसिस कब करूँगी, फिर उन सब के लिए टाइम नहीं बचता। तो सर मैं ये कैसे कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में सभी लोग इस चीज़ को फेस करते होंगे, दैट इन फिजिकल केमिस्ट्री टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड इन फिजिक्स
आपको शुरुआत में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम लगता है बिकॉज आप डेटा बहुत ज़्यादा देखते हो अपनी आंखों के सामने और आपको नंबर्स को थोड़ा सा कंसाइज करने में वक्त लगता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो अल्टीमेटली आपका टाइम गिरने लगता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप एक टाइमर के साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व करें और वो टाइमर आप बहुत लिमिटेड रखें, क्योंकि हमारे पास जैसे कि अगर नीट का पेपर आप देखें तो बायोलॉजी में अगर आप 1 मिनट से कम भी टाइम दे रहे हैं क्वेश्चन को, तो बचा हुआ जो टाइम है वो आप अपनी OMR फिल करने में एज वेल एज केमिस्ट्री फिजिक्स को डिवोट कर सकते हैं। सो आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए और विद प्रैक्टिस धीरे धीरे वो टाइम जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का वो बाय डिफॉल्ट कम होता है। एंड दैट्स वाई वी ऑलवेज मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो पेडागॉजी है जो आपने अपने दिमाग में बना लिया वो चेंज नहीं होगी। अगर आप एक तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, मल्टीपल क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे आपको सिर्फ कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर काम करना है। नाउ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और धीरे धीरे आप उसको पॉलिश करते करते ना कम टाइम पे आ जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। और मुझे लगता है सर हर क्वेश्चन को करने के लिए आई गेस इतना टाइम नहीं लगता होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है और टीचर्स यूजुअली ऐसा इसलिए बोलते हैं कि पहले से सोल्यूशन मत देखो, क्योंकि सोल्यूशन देख लोगे तो तुमने अप्रोच रट लिया है, तो फिर तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे। और अगर क्वेश्चन में ज़रा सा भी ट्विस्ट करके कभी क्वेश्चन आएगा तो तुम अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट टाइम, इवन पढ़ने के टाइम भी हम बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट पहली बार अगर अपनी बुद्धि लगा के हमने कोई चीज़ को किया है ना, तो नेक्स्ट टाइम अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन भी आए तो बेटर अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड नॉट ऑल दी क्वेश्चंस विल टेक सो मच टाइम ना, तो पहली बार में आई थिंक अपना दिमाग लगा के करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे सर ने कहा कि फिर कम होता जाएगा टाइम एंड आप अच्छे से मल्टीपल टाइम सेम क्वेश्चंस को भी कर पाओगे और ज़्यादा टाइम बाकी सब्जेक्ट्स को भी दे पाओगे फॉर रिविजन। यस, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, हेलो मैम। सर मुझे दोनों से क्वेश्चन है, पहले मैं विपिन सर से पूछती हूँ। सर अगर आप हमारे जगह पे होते, अभी प्रिपरेशन करते, आप नीट 2025 का पेपर देख के आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती, कैसे आप 3 क्लास को डेली मैनेज करते और कैसे प्रैक्टिस जो सीट्स मिलती हैं बहुत सारी वो कैसे हम मैनेज करें और स्मार्ट टेक्निक्स क्या होनी चाहिए हमें? देखिए मैं बहुत कंसाइज जाता टू बी ऑनेस्ट। मैं मतलब 10 किताबें पढ़ने में विश्वास कम रखता, मैं एक किताब को 10 बार पढ़ता। मेरा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेके आप अप्रोच देखें तो आई हैव क्रैक्ड अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। 2 एग्जामिनेशन में तो मेरी बाकायदा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी आई है। तो मैं हर एग्जाम को समझता हूँ बैठ के। अगर मैं नीट दे रहा होता, टू बी लाइक वेरी फ्रैंक, पहले मैं नीट को समझता बैठ के। पहले जैसे हम किसी से दोस्ती करते हैं तो इस इंसान को समझते हैं, किसी को भी जाके बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बोलते, राइट? तो पहले मैं उस एग्जाम के अप्रोच को समझता कि एग्जामिनर मुझसे क्या चाहता है। देयर इज़ वेरी लिमिटेड सिलेबस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोना कोना पता है हमें कि किस किताब को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वी एग्जैक्टली नो एवरीथिंग। उन्हीं किताबों को मैं बार बार पढ़ता, NCERT ही मैं 10 बार पढ़ता। और पेपर जैसा आ रहा है, इफ़ आई वुड हैव गिवन मल्टीपल टेस्ट, मल्टीपल मॉक्स, तो मेरे को आइडिया हो जाता कि कौन सा पेपर टफ है और इसमें कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, और कौन सा पेपर बहुत ईजी है, इसमें कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। वो शुरू के 50 क्वेश्चन में ही आप आइडिया लगा सकते हो, राइट? तो आपको पूरा का पूरा अपने दिमाग में एक नंबर लेके नहीं भागना है। फॉर एग्जांपल इफ आई डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ कि मैं तो 680 नंबर टारगेट करूंगा, तो पिछले साल वो पॉसिबल ही नहीं था, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर के भी नहीं आए, राइट? सो पेपर के साथ साथ अपने मोड ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर को भी आपको आइटरेट करना होता है, थोड़ा सा चेंज करना होता है। सो इसीलिए देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको एक रेंज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करनी है। बहुत आसान भी देना है, बहुत टफ भी देना है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस किस तरीके के सवाल आते हैं और किस तरीके के सवाल जब आ रहे हैं तो कितनी कट ऑफ जाती है। तो विल बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, है ना? आप हर चीज़ के लिए तैयार रहोगे, सो वो आप लोगों के लिए चीज़ें बेस्ट काम करेंगी। और दुनिया में बहुत कुछ है, अभी आपके पास यू हैव मैनी रिसोर्सेज, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट एवरी सिंगल रिसोर्स जो आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप फर्स्ट रैंक से लेकर 100 रैंक तक के बच्चे को देखोगे तो उन 100 के 100 बच्चों की स्ट्रेटजीज डिफरेंट मिलेंगी, किसी ने भी सेम सारी की सारी किताबें नहीं पढ़ी होंगी। यू वुड एग्री टू दिस, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाते हैं। तो आपके लिए क्या चीज़ आपके फेवर में काम कर रही है, कौन सी किताब आपको बेहतर समझ में आ रही है, किस टीचर से आप बेहतर लिंक कर पा रहे हो, ये आप ही डिसाइड करोगे, आप ही उस चीज़ का चुनाव करोगे और आप ही उस चीज़ को फिर अल्टीमेटली आगे लेके जाओगे इन योर प्रिपरेशन जर्नी। सो बी वाइज, क्योंकि वी ऑल हैव गॉट लाइक सेल्फ कॉन्शियसनेस, वी अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल, है ना? बीइंग बायोलॉजिस्ट हम लोग पढ़ते भी हैं कि हमें सोचने समझने की शक्ति कुदरत ने इसीलिए दी है कि हम सोच समझ पाएँ और हम विचार कर पाएँ और हम क्वेश्चन कर पाएँ चीज़ों के ऊपर। तो वो क्वेश्चन करो और देखो आपके लिए क्या बेस्ट है, एंड फिल्टर करो और काम करो। थैंक यू सो मच सर। सर मैम से पूछना है एक बार। मैम जैसे आपकी स्माइल, आपकी एनर्जी हमेशा बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है मुझे, तो मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया था कि आपकी स्टूडियो भी है और आपके क्लासेस भी अर्जुना लक्षण यकीन के, तो आप इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो विद स्माइल? मुझे लगता है कि अगर किसी को कोई चीज़ करनी है ना तो वो चीज़ कर लेता है, और अगर किसी को कोई चीज़ नहीं करनी है तो वो एक्सक्यूजेस ढूंढता है। तो मैं बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि जब किसी इंसान को ना एक्सक्यूजेस देने होते हैं तो दे फाइंड रीजंस,
पढ़ना नहीं है तो हम एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं। अब 2025 का पेपर अगर एक सर्टेन वे में पूछा गया तो सबके लिए वो पेपर, जैसे आपने पूछा ना 2025 का पेपर देख के हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो मुझे लगता है 2025 का पेपर जैसा आया था वो सबके लिए एक जैसा आया था, बट स्टिल उसमें मैं देख रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स वर जस्ट फाइंडिंग रीजंस बचने के लिए कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो इसीलिए अच्छा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ सच्ची में जेन्युइनली करनी है ना तो आप वो कर जाओगे और आप उसके लिए बहुत मेहनत करोगे और अच्छे से करोगे। तो मेरे लिए बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। सो टीचिंग यू ऑल गिव्स मी रियल मोटिवेशन एंड रियल एनर्जी। आप लोगों को क्लास में दिखता होगा। यस मैम। तो आप लोगों की चैट से, आप लोगों की कमेंट से, आप लोगों के फीडबैक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो आई एवरी डे आई कम विद दैट एनर्जी एंड आई डू दैट, एंड दैट ऑल्सो अदर थिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए और आपको कोई चीज़ करनी है ना तो कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको कोई चीज़ रोक सकती है आपके टारगेट तक पहुंचने से, वो आप खुद हैं। आपके खुद के किए हुई कुछ ऐसी चीज़ें आपको वहाँ तक पहुँचने से रोक रही है, नोबडी एल्स। यू विल फाइंड रीजंस कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरा नहीं हुआ, इसीलिए मेरे बैकलॉग्स हो गए, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर पाई। बट मुझे लगता है कि आपके सामने तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन में बच्चे पढ़े हैं और बहुत टफ सिचुएशन में पढ़ के भी उन्होंने नीट निकाला है बिकॉज दे वर नॉट फाइंडिंग एक्सक्यूजेस। उनको अपने टारगेट तक पहुँचना था, वो पहुँच गए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो। हेलो। माय नेम इज राम, मैं यकीन 2.0 में हूँ। नाम क्या बताया? सॉरी दोस्त। राम। राम राम, अरे क्या बात है। सर थैंक यू मैम। आप जो भी बैच के टीचर हैं सबको थैंक यू। और मेरा ये सवाल था सर, डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? जैसे नॉर्मल बच्चे का भी वही क्वेश्चन पेपर आना है, मेरे पास भी वही क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको नहीं पता हम कौन है वो कौन है, तो जब सेम क्वेश्चन है, सेम पेपर है, तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर क्या बन जाता है? करना मुझे भी है, मैं सबको छोड़ के मैं करने को तैयार हूँ, बस मुझे वो डायरेक्शन नहीं मिल रही। तो मुझे बस वो डायरेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए कि मैं कर सकूँ, मैं टॉपर में मुझे बनना है यार। इतना सेल्फ डाउट भी करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे में और बाकी बच्चे में क्या डिफरेंस है। अपने ऊपर फोकस करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, कि बाकी लोगों से मैं कैसे अलग बन जाऊँ। अपने ऊपर फोकस करना है। और मुझे लगता है ना, खास करके जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बच्चों की जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी भी होती है ना, वो घबरा जाते हैं। तो दैट टाइम जब आप पेपर दे रहे हो ना, दैट इज़ वेरी क्रूशियल कि आप पेशेंटली पेपर दो, पेशेंटली पेपर को अटेम्प्ट करो। बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनत करी थी, बट उस टाइम पे जिस दिन उनका एग्ज़ाम डे था ना, वो मे बी नर्वस हो गए, डर गए। इसलिए हम बोलते हैं ना, पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर पेशेंस नहीं है और घबरा गए तो आप आती हुई चीज़ों को भी गलत कर जाओगे। एंड वाइल यू आर प्रिपेयरिंग, डोंट डाउट योर सेल्फ। किसी पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का क्या है क्या नहीं है, आई डोंट केयर। आई केयर अबाउट माई ओन प्रिपरेशन। मुझे हर टेस्ट में अपने पिछले टेस्ट से बेटर करना है, इम्प्रूव करना है। बंद कमरे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। डू नॉट डेविएट योर सेल्फ। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, आई थिंक विपिन सर भी, मैं भी, इनफैक्ट आपके सारे बैचेस के टीचर्स टाइम टू टाइम आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, कोशिश करते हैं एटलीस्ट कि आप लोगों को मोटिवेटेड रखें। बिकॉज इट्स अ टफ जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, वी अंडरस्टैंड दैट, वी हैव बीन थ्रू दैट, है ना। सो वी ट्राई। सारे बच्चे सीरियस मत हो, स्माइल करो, ठीक है। सो वही बात है, और कॉन्फिडेंटली पेपर देना है, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू दोस्त। हेलो मैम, हेलो सर। हेलो दोस्त। सर मेरा नाम मोनू पानवार और मोनू। यस मैम। ओके मोनू, हाय। यकीन 2.0 से हूँ मैम। तो मेरा एक कॉमन डाउट है कि जैसे कॉमन डाउट है विद 1000 अदर्स। रीसेंट डाउट बताओ ना यार। मोनू विद 1000 अदर्स। रीसेंट डाउट बता दो भाई। मोनू पहले तो रिलैक्स, इट्स फाइन। मोनू भाई हरियाणा से हो? हरियाणा से हो आप? मेरठ। अच्छा, बढ़िया। हर कोई हरियाणा से, जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम हरियाणा। नहीं, मेरे को- बंगाल से हो मोनू। मजाक कर रहे हैं। अरे वो मोनू है। वेरी सीरियस। मोनू इज लाइक अभी फटका पड़ेगा। नहीं मेरठ से भाई, पंगा नहीं लेंगे। हाँ मैम जैसे कि हम मतलब लाइव क्लास में डेली लेता हूँ मतलब सबकी, तो मतलब उसमें टाइम बहुत होता है, उसके डीपी भी सोल्व करता हूँ। फिर मतलब सलीम सर के भी अगर देते हैं तो वो भी सोल्व करता हूँ। तो मतलब पिछला रिवीजन मेरा हो नहीं पाता, मतलब फिर जैसे अब टेस्ट आ रहा है IIT, उसमें पिछले चैप्टर आ रहे हैं, तो मतलब टाइम नहीं मिलता रिवीजन करने का थोड़ा ऐसे। क्यों? आप लाइव लेक्चर्स के बाद क्या करते हो? नहीं मतलब उसमें टाइम लगता है बहुत, तो मतलब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, फिर टेस्ट में नंबर कम आते हैं, मतलब जो लास्ट ईयर जो मतलब पीछे हो गए मतलब चैप्टर जो है। अगर ये प्लान आपके लिए काम नहीं कर रहा है, देन स्टार्ट वॉचिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स 1.5x पे या 2x पे।
क्योंकि उसमें क्या है कि स्टार्टिंग का जो हमारा इंट्रो है और बाद का जो आउट्रो है 5-5 मिनट का या 2-2 मिनट का 3-3 मिनट का डिपेंडिंग अपॉन टीचर, वो कट जाएगा। एंड प्लस आपने कुछ क्वेश्चन लेट से 5 सेकंड में सॉल्व कर लिए, जो कि कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर बायो में खासकर मैं बात बताऊं तो क्वेश्चन पढ़े 5 सेकंड 10 सेकंड में पता लग गया कि आंसर क्या होने वाला है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी देख करके रिकॉर्डेड लेक्चर अगर आप लोगे, यू विल मेक आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ, थोड़ा वक्त सिंथेसाइज कर पाओगे। नहीं सर, टाइम तो मिलता, मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब जो मतलब शुरू में चैप्टर करे थे वो नहीं हो पा रहे। तो यार आप खुद ही उसका तो प्लानर खुद बनाना पड़ेगा ना, कि एवरी डे जो मैंने उसको भी समझाया यस मैम। कि मैं हर दिन पीछे के कौन से चैप्टर्स को रिवाइज कर रहा हूँ, ये प्लानर बनाना पड़ेगा। यस मैम। नहीं बनाएगा, अगर एवरीडे बेसिस पर रिवाइज नहीं करेगा तो एकदम से, ये भी मैं सुनती हूँ सर टेस्ट है इसलिए मैं क्लास नहीं दूंगा, क्लास नहीं अटेंड करूंगा। नहीं मैम, मैं बनाता हूँ प्लानर पर वो फिर होते भी नहीं है पूरे। मतलब नहीं डिजिटल प्लानर बनाओ। मैं बताता हूँ कि फिजिकल प्लानर्स की क्या बुरी बात है कि हम रख के भूल जाते हैं। यस सर। आइडिया नहीं होता कि कौन सी डायरी के पिछले पन्ने पे हमने छोटा भीम बनाया था, राइट? पता ही नहीं रहता। कई बार कुछ लिख लिया, किसी कॉपी के पीछे नंबर लिख लिया, फिर बाद में ढूंढ रहे हैं कि वो किस कॉपी के पीछे लिखा था। इतने सारे नोटबुक्स हैं, सो वोंट बी एबल टू रिमेंबर कि मैंने कहाँ कौन सा ट्रैक रखा था। तो मैंने कल की क्लास की बात है, मैंने अपनी गूगल शीट्स के बारे में भी बताया था, अगर मतलब जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया था। सो प्लीज मेक अ डिजिटल प्लानर। जैसे आज मैंने पढ़ा लेट्स से बायोमोलिक्यूल्स, तो आज शाम को बायोमोलिक्यूल पढ़ा, एक हफ्ते बाद का प्लानर में डाल दो पहले ही, कि एक हफ्ते बाद मेरे को रिमाइंडर आ जाए कि मेरे को बायोमोलिक्यूल दोबारा देखना एक बार, 1 महीने बाद फिर डाल दो। सो अल्टीमेटली वो प्लानर आपको ट्रैक पे रखेगा, वो खुद ही आपको नोटिफिकेशंस भेजता रहेगा कि भाई इट्स योर टाइम टू रिवाइज बायोमोलिक्यूल, इट्स योर टाइम टू रिवाइज द लिविंग वर्ल्ड। सो आपको जब नोटिफिकेशंस आते हैं तो आप ज़्यादा उत्सुक हो जाते हो चीज़ों को करने के लिए। और आपके पास तो क्लासेस 8 से लेके 3 बजे तक की है। यस मैम। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम पूरे दिन मैम भर में। मतलब करता हूँ, पिछला भी करता हूँ, फिर उसका भी करता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है। मतलब फिजिक्स में सबसे ज़्यादा लगता है। कोई बात नहीं, टाइम तो Time लगाओ लगेगा यार, ही। टाइम यही तो है। लगेगा ही, टाइम ही तो लगाना है। पूरी साल है दोस्त, टाइम ही लगाना है। एग्जैक्टली। यस मैम। तो मतलब फिजिक्स में थोड़े मार्क्स कम आते हैं, मतलब और सब्जेक्ट से कम ही आते हैं फिजिक्स में, तो मतलब उससे मार्क्स कम हो जाते हैं टोटल। तो फिजिक्स थोड़ी देखो यार, फिजिक्स में तो जितनी हालांकि फिजिक्स के टीचर होते तो वो आपको फिजिक्स में कैसे एग्जैक्टली प्रिपरेशन करनी है वो ज़्यादा बेटर गाइड कर पाते, बट जो सब्जेक्ट वीक होता है ना, या कम स्कोर कर रहे होते हो, उसको ज़्यादा टाइम देना होता है। तो यू नीड टू गिव मोर टाइम, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। ऑल्सो नीट में क्योंकि आपके पास चारों सब्जेक्ट्स है, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो किसी पर्टिकुलर बच्चे का वीक होता है, कंपेरेटिवली कम अच्छा होता है, एंड दैट्स फाइन। सबके साथ कुछ ऐसा है तो, लेकिन वॉट यू हैव टू डू फॉर सिलेक्शन इज यू हैव टू मेक अदर 3 सब्जेक्ट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। बाकी 3 सब्जेक्ट्स इतने ज़बरदस्त हो कि एक में अगर थोड़ा सा भी, ऐसा नहीं है कि वो एकदम ख़त्म हो, थोड़ा सा अगर उसमें कमी भी है ना, तो बैलेंस आउट हो जाए। एंड यू नीड टू गिव मोर टाइम टू द सब्जेक्ट विच यू फील इज़ वीकर। ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर, ज़्यादा प्रैक्टिस कर। और सच बताऊं, बैच में जितना कंटेंट तुम लोगों को मिलता है, जैसे सर ने बोला ना कि यार बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज मत करो, यस ठीक मैम। है, और ये डाउट करते रहो कि यार ये सफिशिएंट है, इतना कर लूँ, या ये बैच का भी कर लूँ, या ये मॉड्यूल भी कर लूँ, या वो भी कर लूँ। आपके टीचर्स आपको बताते होंगे क्या कर लो। मैम मैं मॉड्यूल फॉलो करता हूँ, मतलब उससे मेरे मार्क्स मतलब इंप्रूव होते हैं, मतलब सही आते हैं मार्क्स ऐसे। मतलब बस। मॉड्यूल्स मैंने सारे फॉलो करता हूँ, मतलब ले रखे हैं सब। ठीक है, जो चीज़ इज़ वर्किंग फॉर यू, डू दैट मोर। थैंक यू बट मैम। डू वन थिंग कंप्लीटली। मतलब मैंने भी, जैसा मैम कह रही हैं कि कई बच्चे पूछते हैं कि क्या बैच का कंटेंट सफिशिएंट है, मुझे लगता है कि ये डाउट आपका डे 1 पे नहीं आना चाहिए। जब आप कंप्लीट कर लोगे आपको खुद पता लग जाएगा कि आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो सफिशिएंट है कि नहीं। अल्टीमेटली यू विल गेट आउट ऑफ द डाउट, राइट? वो डे 1 पे नहीं आना चाहिए सवाल। सर एक और सवाल था जी, कि जी हम भाई। किसी और टेस्ट मतलब लें या ना लें, या मतलब बैच के टेस्ट दें या टेस्ट और। तो देखो जहां से मिल जाए वहां दे दो। टेस्ट तो भगवान का प्रसाद है दोस्त, जहां मिले वहां उठा लो। जितने टेस्ट दे सको उतने टेस्ट दो, जितना एनालाइज कर सको उतना करो, बिकॉज इट विल मेक यू बेटर, इट विल मेक यू इंप्रूव योर confident. मार्क्स। यस, क्योंकि थ्योरी पढ़ के किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, मानो चाहे मत मानो। यस मैम। एक ऐसा बच्चा जिसने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है और दिन का 10 घंटा पढ़ाई कर रहा है, एक दूसरा बच्चा जो 4 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है, 8 घंटे वाले का सिलेक्शन हो जाएगा आइडियली। 10 घंटे वाले का नहीं होगा, जबकि Yes, मेहनत उसने ज्यादा करी थी, राइट? तो इट्स नॉट ऑल अबाउट मेहनत, इट्स ऑल अबाउट मेहनत प्लस डायरेक्शन की किसने किस दिशा में मेहनत की है, तो वो बंदा जीत जाएगा। तो हर चीज को बैलेंस करके चलना है, राइट? ठीक है सर, थैंक यू सर। ग्रेट भाई, थैंक यू। हाय सर, हाय मैम। हेलो, हेलो, सर मैं ये क्या बैडमिंटन खेल के आ गए भाई? क्या हुआ सर? बैडमिंटन पार्क से आ रहे हो? यकीन 2.0 से हूँ सर मैं, और Okay. मैं मेरा सेकंड ड्रॉप है। और मेरा ये था डाउट कि जैसे रिग्रेट और जैसे ये सब है, लेट स्टार्ट करने को कैसे कम वो वापस से नॉर्मल कर सकते हैं हम। जैसे अब मैंने 11th मैंने कभी भी सीरियस से पढ़ाई नहीं करी अभी तक, अभी तो फिर 11th और 12th मेरी बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट गई, इससे ज़्यादा वर्स्ट तो जा ही नहीं सकती। और बिल्कुल किससे ज़्यादा इससे ज़्यादा तो वर्ष जा ही नहीं सकती। क्या ही हो सकता है मेरी ज़िंदगी जस्ट में। पास हुआ था मैं 11th में भी 12th में भी। और मैंने जैसे क्या बोलते हैं
1 साल का मुझे बहुत ही बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए पता नहीं, पर डिप्रेशन हुआ था सर मुझे, और पूरे 1 साल तक मैंने जो मेडिसिन है वो सारी ली है, और उसके बाद मतलब 12th के बाद मैंने आराम से शांत रहो, चिल चिल चिल, पानी वानी ले जाओ मैम। थैंक यू मैम। हाँ तो आराम से बता यार। हाँ तो मैं बता रहा था कि मैंने 12th के बाद फिर ड्रॉप लिया, मैंने कॉलेज ज्वाइन किया कोई ऐसे ही, पर मुझे उसमें ऐसा नहीं लगा कि मेरे लेवल के हैं, या फिर मतलब अच्छे बच्चे हैं पर मतलब मैं और ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। तब मेरे डिप्रेशन से बाहर आ गया, और मैंने जैसे 1 साल बहुत मेडिसिन ली थी, तो उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया, और फिर अब मुझे रिग्रेट होता है कि मतलब मैं उस साल को भूल गया पूरा। रिग्रेट किस बात का भाई? मतलब लाइफ में एक्सपीरियंसेस ऐड होने चाहिए, आपने तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है ना। 11वीं 12वीं कोई नहीं पूछता भाई। मैं ऑनेस्टली मतलब देखो, आई एम गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ये कुछ ऑफ स्क्रिप्ट चीज़ें हैं, पर मैं तुम्हें जीवन का आईना दिखा देता हूँ कि आज मुझसे मेरे 12वीं के नंबर कोई नहीं पूछता। लास्ट टाइम कब मेरे 12वीं के नंबर पूछे गए थे मुझे आइडिया भी नहीं है, ना ग्रेजुएशन के ना पोस्ट ग्रेजुएशन के। अल्टीमेटली द थिंग दैट मैटर्स इज कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो और आपका इंटेंट क्या है। तो तुम बहुत क्यूट हो मेरे भाई, है ना, और आपकी आंखों में वो सच्चाई दिखती है कि तुमने जितना काम किया ईमानदारी से किया, कम किया ज़्यादा किया बहुत अलग बात है। लेकिन अगर तुम सही दिशा में काम करते रह जाओगे, है ना, तो डॉक्टर बनो ना बनो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज भी ये बात कर रहा हूँ, जबकि आप सभी यहाँ पे डॉक्टरी की तैयारी करने आए हो। मुझे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर बनो ना बनो, इफ़ यू हैव द राइट इंटेंट, इफ़ यू हैव द राइट इंटेंशन, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड, इफ़ यू वांट टू बिल्ड समथिंग ग्रेट फॉर द सोसाइटी, इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू मेक सम इम्पैक्ट, और आप वो डे वन से सोच के चलते हो, यू विल ब्रिंग समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी। आप कुछ बहुत बड़ा कर ले जाओगे। और सब अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सबसे जो लेविश लाइफ है वो डॉक्टर्स की है या इंजीनियर्स की है या IAS ऑफिसर्स की है। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट जर्नी। बल्कि द लाइफ खुद की जर्नी बनाओ भाई। डॉक्टर सर इट्स वेरी टफ। आई एम फ्रॉम अ डॉक्टर्स फैमिली। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे भाई ने पिछले कई सालों से, मतलब मेरे भाई भाभी हैं, उन्होंने दिवाली नहीं बनाई है, क्योंकि उनके पास कुछ अलग अलग टाइप के पेशेंट्स आते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी को बेचारे को आग लग गई, अलग अलग लोग आ रहे हैं, वो दिवाली देखी नहीं उन्होंने। और ऐसा नहीं है कि नहीं देखनी चाहिए, वो अपने हिसाब से भारत को बेस्ट सर्व कर रहे हैं। वो फौज में डॉक्टर्स हैं, तो दे आर सर्विंग ड्यूअली, एक तरीके से फौजी बन के भी डॉक्टर बन के भी, तो इट्स फाइन। यार मैं तेरे को एक बात आपका सेकंड ड्रॉप है, आपने बोला आपने एक बार ड्रॉप किया था लास्ट ईयर। वो मैंने कॉलेज ज्वाइन कर दिया था, पापा ने बोल दिया था कि पढ़ाई तो तू करता नहीं है इतना। पर मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरा भी बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट, मैंने नीट दिया था और मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। और क्योंकि देखो हमें ना, हम आपको अब गाइडेंस दे रहे हैं, तो हमारे लिए शायद बोलना आसान है, बट मैं समझ रही हूँ जब हम उस सिचुएशन में होते हैं ना, तो वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना और लोगों की बातों को सुन पाना इज़ वेरी टफ। ठीक है, और सच में बहुत टफ होता है, बिकॉज मेरे साथ भी हुआ है, मैंने वो सारी बातें भी सुनी है, बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है, एंड ऐसा फील होता है आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे से कुछ नहीं होगा। और जब आप देखते हो आपके फ्रेंड्स सेलेक्ट हो गए हैं, मुझे उस वक्त में बड़ी डिमोटिवेशन होती थी, अब सच में बड़ा दुख होता था कि वो सिलेक्ट हो गई और मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई। तो मुझे लगता था मैंने ग्रेजुएशन करी थी, उसके बाद जूलॉजी ऑनर्स करा था उसके बाद। बट जैसे सर ने बोला ना, नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू आपने 11th में क्या किया, 12th में क्या किया, आपने BSc करी, आपने MSc करी, बट आप इवेंचुअली अपने लाइफ में क्या कर रहे हो। एंड अगर आपके पास सही में वो ज़ील है ना मेहनत करने की, इवेंचुअली अच्छा कर जाओगे। लेकिन उसके लिए ना इस वक्त अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है। अगर इस वक्त तू अपने आप को नहीं संभालेगा ना बेटा, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। बट यू हैव टू मूव ऑन ना, जो चीज़ हो गई है, बट यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम हियर। सर पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं लेट हो गया हूँ, या फिर बच्चे बहुत किस चीज़ ज़्यादा के लिए लेट हो गए हो? कहाँ पहुँचना था भाई को? नीट की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी कुछ लेट नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। किसने ये बातें कैसे अपने दिमाग के अंदर आई कि लेट हो गए? कैसे लेट हो गए? एक बहुत पुरानी कहावत है मेरे भाई, यू आर ऑलवेज ऑन टाइम। जिस दिन आपने सोचा कि आज से मुझे शुरुआत करनी है, उसी दिन आपका पहला दिन होता है, इट्स डे 1। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने आज तक शायद कुछ भी ना पढ़ा हो। अगर आज भी आप यहाँ से उस ग्रिट को अपने अंदर लेके जाते हैं कि आज जाके मैं फोड़ना शुरू कर दूंगा, एंड लेट्स से मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन कब होगा, या मुझे नहीं पता कि मैं डॉक्टर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, बट आज से आई विल डिसाइड कि आई विल चेंज माई लाइफ फॉर एवर, आई विल बी द बेस्ट मैन। मैं अपने लाइफ को एक नई दिशा दूंगा। तो ठीक है, आज डे 1 हो गया, यू आर ऑन द राइट टाइम, है ना, एट द राइट स्पॉट, सही लोगों के साथ बैठे हो और अच्छी चीज़ें सोच रहे हो, अच्छी चीज़ें सीख रहे हो। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? सर तो ऐसा बेटा कोई टाइमलाइन नहीं होता है लाइफ में कि ये टाइमलाइन है जिस पे मुझे
यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था, और ऐसा कभी नहीं होता है। जो टाइमलाइन सेट करोगे ऐसा कभी नहीं होता। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जो टाइमलाइन सेट किया है उसी टाइमलाइन पे वो चीज़ें हो रही होती है। एंड बाय द वे, अगर कोई बच्चा ऐसा होता जो कहता सर मैंने 4 साल दे दिए, 5 साल दे दिए, तो एक बार ही हम कहते कि यार Correct. ठीक है कोई बात नहीं, यू कैन ट्राई फॉर सम अदर ऑप्शंस बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ। सर हम लोग जिस टाइम पे अगर सोचे तो हम लोगों को इतने ऑप्शंस नहीं थे कि हम बहुत सारी एक्सप्लोर कर सके। आज के टाइम पे तुम लोग इतने अवेयर हो यार, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। बच्चा बहुत सारी चीज़ें कर जाता है यार। हालांकि जैसे सर ने बोला तुम लोग नीट के बच्चे हो तो हमारा प्राइमरी डायरेक्शन तुम्हें नीट को लेके रहेगा, बट यार देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। ठीक है ना, कोई लेट नहीं हुआ है, इसको सोच सोच के अपना टाइम खराब मत कर। ठीक है बेटा? हाँ। एंड मेरे भाई कमज़ोर तो देखो, मतलब मैं तो खुद बहुत चिंदी सा आदमी हूँ, तो मैं तो क्या ही बोलूँ, मैं खुद रो देता हूँ। आज पहली बार सर ने सच्चाई। लेकिन मैं ऑनेस्टली आई एम वेरी इमोशनली वीक, तो मैं तो ट्रिगर होकर अकेले में रो देता हूँ। बट अभी आप सर इमोशनली वीक नहीं होते, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। दोज पीपल हु आर इमोशनल आर एक्चुअली स्ट्रांग। यू आर अ स्ट्रांग पर्सन, गिव मी अ हाई फाइव। हाई फाई बोल के लो दे दिया। अरे सर तो मेरी मेरे जैसे भाई लड़ो। पर जैसे अलग रहती है, मैं जैसे पर्सनैलिटी भी काफ़ी अलग सी रहती है। कोई जैसे वैसे सारे बच्चों की अलग होती है अपने स्टाइल के अंदर, पर मेरी काफ़ी ज़्यादा अलग है। मतलब मुझे तो ये तो अच्छी बात है ना, यू आर स्पेशल मेरे भाई। अलग होना कोई बुरी बात थोड़ी है। मैं तो बहुत अलग हूँ, मैं तो ऐसी हरकतें कर देता हूँ पब्लिक में कि मेरे घर वाले बोलते हैं मेरा बेटा नहीं है ये। मैं अलग हूँ पर आई एम हैप्पी, आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू ना, दिस इज माय लाइफ। जैसे मैं काफ़ी ज़्यादा कई चीज़ों में सेंसिटिव हो जाता हूँ, या फिर ओवर रिएक्ट, या फिर सही चीज़ नहीं बोल पाता, ऐसा बहुत सब जगह हुआ है मेरे साथ। तो उसको फिर वो भी रहता है मेरे माइंड के अंदर की ओल्ड चीज़ें, वो सारी बातें वैसे वो सब। देखो एक सिंपल सी सलाह दूंगा और वो बहुत काम आएगी। बस उस सलाह को आज यहाँ से लेके चले जाओ मेरे भाई, बाकी सब ठीक है तुम्हारे अंदर। कभी भी ना मतलब रिजल्ट के पीछे मत भागो। डोंट टेक एवरीथिंग टू सीरियसली, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट टू बी सीरियस। आप किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हो वो आपका हक है, आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो आपका कर्तव्य है, आप कर रहे हो। अब वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं मिलेगी वो आपके हाथ में कभी नहीं है। किसी चीज़ को इतना दिल से मत लगाओ। ये देखो कि और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शराब ने मुझे बहुत परेशान किया मेरी लाइफ में। आई हैव अ स्टोरी। मैं अब लोगों को उस शराब की आदत से बाहर निकालता हूँ। दिस इज माई वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। डिप्रेशन ने आपका 1 साल खराब किया है, बी अ गाय जो कि लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाले। 10 साल बाद अपने आप को उस जगह पर देखो, उस मकाम पे देखो कि मेरे भाई कोई डिप्रेस बच्चा अगर दिखे तो आप उसकी हेल्प कर पा रहे हो। यू आर एट अ सर्टेन लेवल जहाँ पे आप एक एनजीओ चला रहे हो, या आप एक सोसाइटी के मेंबर हो, या आप कई ऐसे लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर चुके हो हु हैव बीन थ्रू दैट जर्नी, जिसने उस जर्नी को बहुत करीब से जिया है और जो बच्चों को वहाँ से बाहर निकाल रहा है। लेकिन उसके लिए आपको तो सशक्त होना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी पावर्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। आपको एक एक्सपीरियंस मिला है, इसके ऊपर खेलो अब, राइट? कुछ बुरा नहीं है, डिप्रेशन इज वेरी कॉमन नाउ डेज, है ना? तो बच्चे इससे जूझ रहे हैं, उनको बाहर निकालो, उनकी हेल्प करो। आज हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, कल आप किसी और की हेल्प करो। ऐसे करके हम एक अच्छा समाज बना पाएंगे, और तो क्या ही। यस सर, मुझे ऐसा लगा कि मैं बता दूं तो मैंने बता दिया। और तो बिल्कुल भाई, दिल की बातें एकदम खोल के रखनी चाहिए, कोई गलती नहीं की है ना। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। यस बहन प्लीज। यस यस यस। मेरा नाम जोया है, मैं लक्ष्य 2.0 की स्टूडेंट हूँ। मेरा डाउट ये है कि NIOS के साथ बैकलॉग कैसे क्लियर करूँ। NIS को लेके चलती हूँ तो बैकलॉग हो जाता है, बैकलॉग को लेके चलूँ तो NIS का बैकलॉग हो जाता है। ओपन स्कूलिंग। यस, तो NIOS का सिलेबस सेम ही तो है 12th का? नहीं, सेम नहीं है, डिफरेंट है। थोड़ा बहुत 11th का साथ साथ रिवाइज करते रहो। मतलब मेक अ टाइम टेबल जहाँ पे सैटरडे संडे आप डिवोट कर रहे हो NIOS के डिफरेंट सिलेबस के लिए, और मंडे टू फ्राइडे लक्ष्य 2.0 में पढ़ रहे हो। उसमें जैसे कि NCERT में टॉपिक है तो उसमें पूरा लेक्चर चैप्टर दे दिया गया है कि ये इसका पूरा चैप्टर है, उसे भी पढ़ना पड़ता है। हाँ, पर मतलब ओपन स्कूलिंग का ऐसी मतलब कि आप डमी स्कूल ले लो ना। डमी स्कूल के पैसे नहीं है ना, ज़्यादा फीस जाती है उसके लिए। पर NIOS में भी देखो कुछ तो टॉपिक्स, देखो 12th के मेजॉरिटी जो मैं जानता हूँ कि 70% तो चीज़ें कॉमन है, 30% आप सैटरडे संडे लगा दो 11th को रिवाइज करने में, वो टॉपिक्स आपके हो जाएंगे। टाइम को बाइफरकेट करना पड़ेगा क्योंकि NIOS का पेपर भी बहुत सिंपल सा आता है और चेकिंग भी बहुत लीनियंट सी होती है, तो आप कर ले जाओगे बहुत आराम से। सब्जेक्टिव पेपर में बहुत लिखने के सिंपल रूल्स होते हैं, वो अगर आप फॉलो कर ले गए तो यू विल डू गुड इन सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस। थैंक यू सर। है ना? थैंक यू। हेलो हाय। मेरा डाउट ये, जैसे आपने अभी बोला कि बाहर वॉक पे निकल जाया करो, बाहर नेचर वॉक। आई लव, मतलब बाहर निकलना मुझे अच्छा लगता है, बट जैसे मैं रेगुलर स्कूलिंग करती हूँ तो 2 बजे तक मेरा स्कूल ही ख़त्म होता है, एंड फिर 4 to 8 लाइक क्लासेस होती हैं, एंड आई प्रेफर लाइव क्लासेस ओनली। मैं रिकॉर्डेड बहुत रेयरली देखती हूँ। ठीक है। सो मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है कि मैं बाहर जाऊँ, फिर स्कूल का
काम रहता है एंड फिर घर में बैठे बैठे लाइक बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं पीछे रह गई हूँ, सब लोग आगे चले गए हैं। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? मैम बिकॉज मैं बात करती हूँ अपने फ्रेंड से और फ्रेंड्स हैं सपोले, वो डिमोटिवेट कर देते हैं। हाँ ऐसा किसके फ्रेंड है जो बोल रहे हैं मैंने सब पढ़ लिया? हमारे तो फ्रेंड्स उल्टे होते थे। हैं सपोले, हमारे तो उल्टे थे। डिमोटिवेट कर देते हैं। कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, हमारे तो ऐसे फ्रेंड थे। इसके तू भी बगैर कैसे दे रहे हैं? सर ये भी स्ट्रेटजी होती है। मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, वही मत तो। पढ़, चिल रहे हैं। आप वाले वैसे बता- ऑफ कर रहा होता है वो दोस्त। वैसे फ्रेंड्स नहीं, लाइक वो बोलेंगे कि बाहर आ जाओ, बट मुझे पता है कि मेरा भी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जैसे अगर मैं एक बार के लिए बाहर निकल जाऊं तो मुझे रिग्रेट होने लगता है कि नहीं मेरा ये छूट रहा है, मुझे इतने टाइम में मैं ये कर लेती, तो मैं बाहर निकलना ही प्रेफर नहीं कर पाती हूँ। वैसे मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ मैं करती हूँ ना तो मैं उस पर इतना गिल्ट करती हूँ, कर लेती हूँ और फिर उस पर मैं गिल्ट करने लगती हूँ। फिर मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। या देख स्कूल के साथ में ना क्लासेस, अच्छा डमी स्कूल का ऑप्शन है वैसे कि कर सकते हैं डमी? अभी तो कोई, अब तो खत्म ही हो मैम गया अब तो ख़त्म हो गया, बट मुझे एक्चुअली रेगुलर स्कूलिंग इसलिए पसंद है बिकॉज यू मतलब गेट टू मीट पीपल। आई थिंक कि मैनेज हो जाता है, मैनेजिंग में प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज हमारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। एंड अगर आप डमी करते हो तो आपको अलग से बोर्ड्स के लिए पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू गिव बोर्ड्स। सो अगर आप डमी करते हो तो उतना टाइम तो चला ही जाएगा। तो आई प्रेफर स्कूल, बट और स्कूल में मार्क्स नहीं आ रहे, नीट में मार्क्स आ रहे हैं, बैच के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बट स्कूल में जो रिटन वाला होता है उसमें मार्क्स ही नहीं आ रहे। वैसे ऑनेस्टली एस जो 12th के बच्चे यहाँ पे हैं उनको लग रहा हो कि बोर्ड्स और नीट बहुत अलग अलग एग्ज़ाम है। दोनों का अप्रोच अलग अलग हो सकता है बट कंटेंट तो सेम है। नीट का जो कंटेंट है वही बोर्ड्स का कंटेंट है। स्टेट बोर्ड में कुछ टॉपिक्स हैं जो एडिशनली आते हैं, अदरवाइज कंटेंट तो सेम है, अप्रोच अलग है। अगर बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लाना है, मैंने क्लास में भी ये बोला है कि आपको ना लिख के कंटेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिकॉज जब से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे हैं ना तो हमें MCQs मार्क करने की आदत पड़ गई है। MCQs मार्क करने की, तो हम ना वो लैंग्वेज नहीं फ्रेम कर पाते, क्वेश्चंस की ना लैंग्वेज नहीं फ्रेम कर पाते। तो अगर बोर्ड्स में तुझे लग रहा है कि स्कूल के एग्जाम में मैं उतने अच्छे नंबर नहीं लेके आ पा रही हूँ, तो मे बी यू आर नॉट एबल टू पुट इन टू वर्ड्स द आंसर्स प्रॉपरली। तो यू नीड टू राइट इट एंड प्रैक्टिस इट। जितना लिख के करेंगे उतना ज़्यादा लिखने की बायोलॉजी के केस में खास करके तो मुझे लगता है कंटेंट अलग नहीं है। स्कूल जाना इन अ वे इज़ ऑल्सो गुड। मुझे लगता है जो लोग डमी स्कूल का, देखो डमी स्कूल के अपने फ़ायदे भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो सोचते हैं कि डमी स्कूल जाएंगे ना तो हमारे पास फर्स्ट हाफ में बहुत सारा टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, बट मोस्ट ऑफ द किड्स दे एक्चुअली वेस्ट टाइम। उनको लगता है उनके पास बहुत टाइम है तो वो वेस्ट कर देते हैं। तो इन अ वे इट्स गुड कि आप स्कूल भी जा रहे हो, क्योंकि ना लोगों से मिलना भी ज़रूरी है यार, है ना। ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स, वी कांट जस्ट कट ऑफ पीपल फ्रॉम आवर लाइफ। तो लोगों से मिलना भी ज़रूरी है। आप टीचर्स से मिलते हो, स्कूल के टीचर्स से भी मिलते हो, फ्रेंड्स से भी मिलते हो, तो थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश होता है। बट अगेन कुछ टाइम स्कूल से निकालना पड़ेगा। कुछ दिन आई थिंक आप लोग की एक अटेंडेंस पर्टिकुलर कुछ परसेंटेज होगी, उसके बियॉन्ड तो आप कुछ लीव्स भी ले सकते हो, है ना। और फिर देन यू हैव टू मेक अ शेड्यूल दैट वर्क्स फॉर योर सेल्फ कि मैं स्कूल के साथ में कैसे अपने कोचिंग को मैनेज करूं या अपने मतलब तैयारी को मैनेज करूं। लाइव क्लासेस देख रही हूं तो उसके साथ में फिर मैं रिवीजन कैसे करूं, दैट यू हैव टू। मैम मुझे टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बस जैसे स्कूल में मार्क्स कम आते हैं। हाँ। और मेरे जो भी और ऐसा बायोलॉजी में भी कम आते हैं? मैम बायो में अच्छे आते हैं, बाकी नहीं ऐसा नहीं कि हम बायो पढ़ा रहे हैं तो बायो में तो अच्छे आते हैं मैम। देखो मैम मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ यार, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जैसे 10th तक मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, बट अब मेरे क्लासमेट्स के मार्क्स मुझसे ज़्यादा आते हैं। उसमें ज़्यादा दुख हो रहा है। हाँ, इसलिए ज़्यादा दुख हो रहा है। क्यों आ रहे हैं यार वैसे क्योंकि यू आर जेलस ऑफ देम। मैम वो अच्छे पढ़ रहे हैं। जस्ट जोकिंग। सबकी सीट पे शाही गिरा दो। मेरी सीट पे शाही गिरा दिए थे ना, वो सूर्यवंशम बन जाओ तुम। नहीं भाई, राइटिंग इज 10th में यूजुअली कंपैरेटिवली 11 12 से ज़्यादा बेटर मार्क्स आते हैं। करेक्ट। और ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊँ यार, पर हो सकता है दीदी ने 10th में टॉप किया हो ना, अब वो रैंक मुझे लगता है ज्यादा सता रही है इनको। बहुत डिफरेंस आ गया बहुत होगा difference आ शायद। मैम डू यू राइट इन प्रैक्टिस? डू यू डू दिस थिंग? यस हाँ मैम, मैंने आपकी जो बुक है NCERT कैटलिस्ट, सो उसके क्वेश्चंस आई यूज टू लाइक 5 क्वेश्चंस डेली, सो आई डू। बट हाँ,
एंड एक क्वेश्चन और है कि जैसे अभी 12th का बस बोर्ड्स आने वाले हैं और मेरा 12th का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, सो अब मुझे वापस से नोट्स पढ़ना चाहिए या सैम्पल पेपर्स? यार बोर्ड्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैं कि क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। सर मैंने बोर्ड्स के क्वेश्चंस इस जब पेपर्स देखे, सर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। द लेवल इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। और जैसे सर ने ना नीट के लिए भी कहा ना कि कोई बच्चा एक है जो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा है, एक बच्चा है जो ज़्यादा टेस्ट देता है और ड्यूरेशन उसकी हो सकता है कम है, वो बच्चा ज़्यादा अच्छा करेगा दैन वो बच्चा जो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा है। बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन देखो बोर्ड्स के कि किस तरीके के क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सम क्वेश्चंस आर रियली नाइस। तो आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको अप्रोच भी समझ में आएगी कि यार डायरेक्टली पेपर में देखने से अच्छा है पहले से प्रैक्टिस करके जाओ ना, क्योंकि बोर्ड्स में कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो यू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। एंड प्लीज राइट फॉर बोर्ड्स, यू हैव टू राइट। कई बार ऐसा होता है थ्योरी हम पढ़ते हैं, हमें लगता है हमें सब याद हो गया है। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, कोई थ्योरी पढ़ना, नोटबुक बंद करना और एक बार ये लिखना स्टार्ट करना जो आपने पढ़ा। आप हो सकता है 50% ही लिख पाएँ, 50% आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपने रिटेन आप नहीं कर पाए हैं। हमें लगता है कि हम सिर्फ ऐसे से पढ़ रहे हैं, हमें सब याद हो गया है, बट एक्चुअल में नहीं होता है। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है व्हेन यू राइट डाउन थिंग्स, बट इट इज़ मोर इफेक्टिव। थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो मैम, हेलो सर। हाय। आई एम श्रेया पांडे फ्रॉम लक्ष्य नीट बैच। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, तो ये आप भी तो ना, ये बस खुशी जता रही हूँ सीबीएसई बोर्ड। ये तो मैम बोर्ड मुझे पता ही नहीं किस बात की खुशी मनानी थी। सर CBSE खो बोर्ड गए थे कहीं। ये तो मैम बोर्ड्स में 1.5 महीने जाएंगे तो फिर सिर्फ 1 ही महीने बचेंगे नीट के लिए, तो उसमें बोर्ड्स में 1.5 महीने जाएंगे क्यों? कहाँ जा रहे हैं? मैम वो 1.5 महीने पेपर में ही चले जाएंगे, एग्जाम्स। या तो एग्जाम तो कितने सब्जेक्ट से दे रहे? मैम 3-4। तो बोर्ड्स की सर यही तो प्रॉब्लम है। नहीं हाँ, दोस्त, पकड़ा गया, नहीं, पकड़ा गया। नहीं 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 कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सच सच बताओ। 3 4 5 5 तो होते हैं, कुछ तो करेक्ट निकल ही जाएगा। कुछ तो है। ऐसे तो हमसे किसी का भी यूपीएससी का पूछ लो, कितने सब्जेक्ट होते हैं? 8 9 10 इसके अंडर ही होंगे। सर 5 है। हाँ वेरी गुड, शाबाश, सही जा रहे हो। पहली बात तो पूरा महीना चला जाएगा, मतलब यू थिंक कि बोर्ड्स बिल्कुल अलग है, उसके लिए मुझे बहुत अलग से तैयारी करनी है। दैट Yes, इज वाई ma'am. ऐसा नहीं है सर, यही तो मैं समझा रही हूँ। नो मैम, वो तो मेरे को पता है, लेकिन जैसे 1 महीने के लिए 11th और 12th दोनों मिक्स करके वो नीट के लिए मिक्स मत करना पड़ेगा करो। ना। गिव प्रॉपर प्रायोरिटी टू बोर्ड्स। जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आराम से बोर्ड एग्जाम दो, लेकिन 12th को इस तरीके से पढ़ो बोर्ड्स के लिए भी कि नीट की तैयारी हो जाए। हाँ करेक्ट। और उसके बाद 11th पे मोर्चा मार दो जो बचा हुआ 1 महीना बिल्कुल उसमें। अग्रीड अग्रीड Okay, 100%। जब बोर्ड्स दे रही है तो पूरा बोर्ड्स पे फोकस, और ऐसे ही पढ़ना है कि नीट तक वो एकदम यहाँ पे सेट रहे। क्योंकि 12th के एग्जाम्स दोगे ना तो CUT वगैरह के एग्जाम्स भी अगर आप देते हैं तो अल्टीमेटली 12th का ही उसमें सिलेबस आता है। यू कैन सिक्योर सम गुड सीट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इधर उधर भी, यस। तो आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा। और 11th उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हो। कोशिश करो कि बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 11th को थोड़ा सा अच्छा टाइम दो आप, और उसके बाद फिर वो टाइम शिफ्ट कर दो 12th क्लास पे। हम पूरे साल भर बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से कहेंगे यार मैम तो ताना मार रही हैं, मम्मी काफ़ी नहीं थी, पर इसीलिए बोलते हैं पूरे साल भर अच्छे से पढ़ो ताकि ना बोर्ड्स तक आते हैं। बिकॉज 12th के बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है लास्ट में आके, और ये प्रॉब्लम होता है कि यार मैम हमें बोर्ड्स भी करने हैं, हमें फिर रिवीजन भी करना है, फिर हमें नीट भी देना है। तो इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर हम स्टार्टिंग से ही ना 12th का कंटेंट जब स्टार्ट हो, मतलब किसी बच्चे की अगर 11th बिल्कुल बर्बाद भी थी ना 12th में आने के बाद, जो कि 99% बच्चों की होती है 11 बर्बाद, यही बोलते हैं बच्चे। तो लेकिन अगर 12th में आते हो ना, 12th का कंटेंट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो बोर्ड्स के एग्जाम तक आते आते ना उतनी मौत नहीं आती। बट स्टिल यू हैव गुड टाइम, बी कॉन्फिडेंट, आई एम श्योर यू विल डू गुड। मैम मेरे को बस इतना है कि मेरे को डर ही नहीं लग रहा किसी चीज़ का। माय गॉड, बात का डर है कि डर नहीं लग रहा। सर सोचो, हम हर चीज को प्रॉब्लमेटिक बना सकते हैं ना। हाँ। डर नहीं लग रहा है तो भी प्रॉब्लम है, इससे भी डर लग रहा है तो भी प्रॉब्लम है। ओके मैम, थैंक ओके यू। ओके, ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हाय सर, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, एंड पहले तो मैं थैंक यू करूँगी अलग सर को, उन्होंने ये सेशन कंडक्ट करवाया। बिकॉज ऑनलाइन में क्या होता है, हम मिल नहीं पाते टीचर से, इंटरेक्ट नहीं कर पाते, और हमें डाउट्स वगैरह अगर पूछने होते हैं तो हमारे डाउट जो है नहीं पहुंच पाते डाउट सेशन तक।
तो मेरा ये था कि कभी सेशन हो तो मैं ज़रूर जाऊंगी, मुझे बुलाया जाए। एंड अलग सर को मैं थैंक यू करूंगी, उन्होंने हम सबको यहाँ बुलाया। और मेरा डाउट पहले मैम आपसे है ये, जैसे हम लोग की 11th जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसका रिवीजन कैसे करें? खत्म गॉन, बर्बाद। किस सेंस में 11th तो मैम खत्म है। मतलब 11th के चैप्टर सारे अच्छा, कंप्लीट हो सिलेबस चुके खत्म हो हैं। चुका, ओके। हाँ तो यार आप यकीन से हो, लक्ष्य से हो? ओ मैं यकीन 2.0 से हूँ और मेरा नाम रौनक जहाँ है। ओह, ये तो बताना ही भूल गई थी मैं। यस मैम, मैं बताना भूल गई। ठीक है, आप यकीन से हो। तो मैम मेरे साथ ये है कि जैसे हम लोग की 11th के चैप्टर सारे कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं रिवीजन कैसे करूं? क्योंकि रिवीजन करने के लिए भी मतलब एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, नोट्स में हैं, तो मैं ऐसा क्या पढूं कि मेरे रिवीजन में मोस्ट ऑफ द चीज़ें कंप्लीट हो जाएं? और टेस्ट से पहले मुझे क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि मैम मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं मेरी बायो बहुत अच्छी है, पर सिली मिस्टेक मेरी बहुत ज़्यादा हो रही है, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है, तो मैं कैसे कम करूँ उसको? अच्छा, सिली मिस्टेक होने का मेन रीज़न होता है रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है, तभी आप सिली मिस्टेक ज़्यादा करते हो। एक होता है कि आपको आता ही नहीं है तो आपका गलत हो गया, और एक आपको बाद में रियलाइज होता है अरे यार, या तो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही है, फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है मतलब आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है। सो दैट मीन्स दैट इज़ द प्रॉब्लम कि आपको रिवीजन अच्छे से करना है। बट लाइक आई सेड, रिवीजन पे बहुत सारी बातें हुई कि रिवीजन, या देखो हर बच्चे का ना पढ़ने का टाइम अलग अलग होता है ना। कुछ बच्चों का होता ही नहीं है पढ़ने का टाइम, हमारा तो है ही नहीं मैम। क्या है सर? यार मैं कुछ बोला थोड़ी हूँ, आप ही बोले हो। खुद बोल के भी मेरे पे नाम लगा कमिंग दिया। बैक टू द क्वेश्चन, आप हंस रहे थे ना सर? पुरुष जीवन कठिन है मित्र। अच्छा। खुद बोल के भी मेरे पे नाम लगा दिया। अपनी फील्डिंग हर जगह सेट है भाई। बी अ महिला, देन you'll understand how tough it is. Anyway, बढ़िया है, कुछ भी करके हमारे पे नाम लगा दो, फिर कठिन इनका जीवन। हमारा नाम लगा दो। क्या हंस रहे थे आप? अभी दिखाऊं कैमरे पे, हंस रहे थे कि नहीं? तो ऐसी बात पे तो हंसी आएगी ना। अच्छा, कैसी बात बोली थी मैंने? कि हमारा पढ़ने का टाइम नहीं है। तो अब डर क्यों रहे हो अब आप? इतने अच्छे बच्चे आए, देखो भाई का एक भी देखिए बैकलॉग नहीं कितने है। मासूम बच्चे हैं। हाँ, भाई का एक भी बैकलॉग नहीं है। बताइए, इसको आप ऐसे बोलोगे पढ़ता नहीं है तो और बुरा उसको लगेगा। ये भी पता नहीं है कि 3, 4 या 5 सब्जेक्ट है बोर्ड्स। मजाक कर रही हूँ यार बेटा, चिल। हाँ ठीक है। तो सर यार, अरे सर अपने बच्चे यार, मजाक कर सकती हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल। उनका फेस भी ले लीजिएगा इस वाले में जो कटेगा ना। हाँ मैम, कहाँ थे आप? हाँ बच्चे तो पढ़ नहीं रहे थे। बच्चे पढ़ते नहीं हो, तभी तो इतने डाउट्स आते हो तुम लोग को। पढ़ते क्यों नहीं हो तुम लोग? रिवीजन, बैकलॉग मैम, ये वो। तो किसी और को भी डाटा आपने। थैंक यू। हाँ, तो रिवीजन कैसे करना है? यस मैम। है ना, आप अभी तक कैसे कर रहे हो? मैम मैं रोज़ाना का बनाती हूँ कि मेरे को इस हफ्ते में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। जैसे मुझे बायोमॉलिक्यूल्स में मेरे ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स वगैरह में, तो मैंने उसका प्लान बनाया कि इस हफ्ते मेरे को कंप्लीट करना है। तो मैं ऐसे एक टारगेट बना रही हूँ कि मेरे को इस चैप्टर को इस हफ्ते में पूरा कंप्लीट करना है, अकॉर्डिंग टू मुझे किस चैप्टर में मैं वीक हूँ उसकी हिसाब से। करेक्ट। एक्चुअली दिस इज एक्चुअली अ गुड अप्रोच। यस मैम। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब रिवीजन करते हैं ना, स्टार्टिंग से फिर से यस मैम। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट किया, जो ऑलरेडी तुम लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, एक्चुअल में ना फिर तुम उसी से जो आता होता है उसको रिवाइज करते रहते हो। एक्चुअल में ये होना चाहिए कि जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स है ना, जो तुम्हें लग रहा है पेपर में तुम ज्यादा गलत कर रहे हो, उन टॉपिक्स को तुम्हें ज्यादा रिवाइज करना चाहिए। तो दैट यू ओनली नो। आप टेस्ट देते हो, आपको पता है कि मेरे ये वाले टॉपिक्स हैं जिसमें मेरे क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ टू सेव टाइम सेव करने के लिए, इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग द कंप्लीट कंटेंट, ज्यादा उन कंटेंट पे ध्यान दो, उन टॉपिक्स पे ध्यान दो जिसमें गलतियां ज्यादा करते हो, उसको पकड़ पकड़ के रिवाइज करो। और मैम मेक अ प्लानर, बिकॉज रैंडमली करने से ना आप भूल जाओगे कि आपने इस हफ्ते क्या रिवाइज किया था, पिछले हफ्ते क्या रिवाइज किया था। तो डोंट डू इट रैंडमली। ठीक है, something is to happening. Sir, is this how to behave in a public domain? This is how you behave? I'm very Yeah. upset with you. Yeah, thank you. I acknowledge. Regards and thanks. यार तुम लोग को ये तो मैंने नहीं बड़ी लग रहा कि मेहनत से हम लोग अपने सर आप को देखो- इस काबिल बनाया है। आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा कर दूंगा। I knew it. Yes, I knew it. that's my specialty. मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ इस चीज में। Okay, please. मैम आपके लिए एक चीज़ कहनी है। मैम आपकी वॉइस लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब सुरीली है, और मैं आपकी क्लास जो है वो एंड तक इसलिए देखती हूँ कि मुझे गाना भी सुनना होता है। एक गाना हो जाए मैम इस बात पे। सर आपके लिए भी है, आपकी हंसी देख के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। एक बारी हंसी हो जाए सर। सर आपका वो गाना लीलू मत रोवे, लिटरली मैंने सर्च करके सुना है वो। अरे
देखा देखा नया एल्बम आ रहा है मेरा भी, लीलू मत रोवे। एक गाना हो जाए मैम, एंड में सुनाएंगे मैम आपको, है ना? सुनते मेरे को भी रहते सुनना हैं। है। हम सुना दीजिए, एक गाना हो जाए। हमारे पास टाइम की बहुत नहीं नहीं, crunch टाइम है है। मैम, आप गाना सुनाओ। गाने के लिए बहुत टाइम है भाई, लेक्चर में रुक जा रहे हैं बच्चे 20-20 मिनट। चलो इसी बात पे तालियां बजाई जाए गाइस। पहले मत बजाओ, पहले नहीं नहीं नहीं। अरे पहले नहीं बजानी थी भाई। तो ये सर बाद में और बजेगी ना। अच्छा फिर ठीक है। स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा मुझे आपसे भी। हाँ यस। तो ये गाना मैंने तुम लोगों को वैसे सुनाया हुआ है क्लास में बहुत बार, वही मैं सुनाना चाहूँगी क्योंकि बहुत प्यारा गाना है। ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार ना मेरा पहचाने, मैं तब तक साथ चलूं तेरे, जब तक ना कहे तू मैं हारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। थैंक यू गाइस, थैंक यू। स्टैंडिंग ओवेशन बाद में दूंगा, अभी दे दूंगा तो औरा का पकौड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं दे देते हैं भाई, है ना? आ जाओ आ जाओ। वो Yes. ये नहीं नहीं, गुड सर, वेरी गुड। गिविंग स्टैंडिंग ओवेशन टू ईच अदर, वी ऑफन डू दैट। यप, हम इज्जत इज्जत खेलते रहते हैं सर। यस। जब हमें लगता है कोई और तारीफ नहीं कर रहा है तो खुद की कर लेते हैं। यस। क्या बात है, मजा आ गया। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। हेलो दोस्त। मैम मैं नम्रता सेन हूँ और यकीन 2.0 की स्टूडेंट हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन था कि जैसे 6 आवर्स तो हमारी क्लासेस ही हो जाती है और फिर हमारे पास जिस हिसाब से मैं पढ़ती हूँ मेरे पास 6 आवर्स का टाइम बचता है जिसमें मुझे जो भी करना है अपनी रिवीजन वगैरह सारा मैं करती हूँ। तो मैम जब मैं रिवीजन के लिए बैठती हूँ कि अपना क्लास का रिवाइज़ करूँ तो उसमें होमवर्क डीपीपी वो सारी चीज़ें मैं एक साथ ही करती हूँ, तो 3 आवर्स इसमें ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मैम टेस्ट के लिए रिवीजन भी करना है और फिर उसकी एनालिसिस जब तक नहीं करते तो टेस्ट भी कंप्लीट नहीं होता और 180 क्वेश्चंस डेली के लगाने होते हैं। तो मैम जब मैं 180 क्वेश्चंस लगाती हूँ तो फिर उसकी एनालिसिस छूट जाती है और फिर रिवीजन का टाइम भी नहीं बचता है। नेक्स्ट में क्या बट डेली 180 क्वेश्चंस तो नहीं हो यस रहे मैम। मैम अब जैसे जो टॉपर्स का मैंने 1-2 सुना है तो वो कहते हैं कि दिसंबर से ही मैंने जो है 180 क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस देना शुरू कर दिए थे, तो मैंने भी वही चीज़ स्टार्ट कर दी है और कल से ही स्टार्ट की है मैम, और उससे पहले से भी कर रही थी थोड़ा बहुत। तो मैम वही है कि मेरे एनालिसिस छूट जाती है और रिविजन छूट जाती है। यार आप जो टेस्ट दे रहे हो आप एवरीडे टेस्ट दे रहे हो, आप ये कह रहे हो? क्या मैम? आप हर दिन टेस्ट दे रहे हो? मैम अभी मतलब शुरू ही किया है, हाँ दे रही हूँ। तो पहली बात तो जब आप टेस्ट दे रहे हो ना तो आप प्रिपरेशन करके टेस्ट दे रहे हो या Yes. जस्ट बिकॉज टेस्ट देना है तो इसीलिए टेस्ट मैम दे रहे हो? मैंने शुरू से ही मतलब चैप्टर्स को इस तरह से पढ़ लिया था कि अभी मैं 45 मिनट्स में फिज़िक्स का भी चैप्टर पढ़ के थ्योरी वाइज कंप्लीट हो जाता है और तो फिर मैम मेरे लिए मतलब टाइम हो जाता है कि मैं टेस्ट आराम से कर सकती हूँ रिवाइज करके। मुझे लग रहा है कि यार देखो, अगर आपको लग रहा है कि आप क्योंकि हर दिन टेस्ट दे रहे हो और आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो फिर यू कैन स्टार्ट विद ऑल्टरनेट डेज। यस मैम। कि आप ऑल्टरनेट टेस्ट देना पहले स्टार्ट करो, बिकॉज इनिशियली आपको ये फील हो रहा है कि आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप रिवीजन कर पाओ अच्छी तरीके से। तो जैसे जैसे आपकी चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी देन यू कैन स्टार्ट गिविंग टेस्ट एवरी डे, तब आप टाइम मैनेज कर पाओगे। एंड सेकेंडली जब आप टेस्ट देने में प्रो हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने 10 टेस्ट दे दिए तो अब आप इसका मतलब आपने 10 फिजिक्स के चैप्टर कर लिए हैं, तो अब टेक्निकली जब आप अगले टेस्ट देंगे तो उन्हीं चैप्टर्स को आप बहुत कम टाइम में रिवाइज कर पा रहे होंगे, तो रिवीजन टाइम भी कम हो गया। Yes. और टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट की एफिशिएंसी भी बढ़ गई, तो अल्टीमेटली यू विल मेक आउट सम मोर टाइम। तो स्टार्टिंग में इतनी उम्मीद मत रखो आप कि आपको हर चीज़ के लिए टाइम मिल जाएगा। जब आप Yes. किसी चीज़ को करते रहते हो तो आप उस चीज़ में पॉलिश्ड हो जाते हो, तो आप उस चीज़ को थोड़ा कम वक्त में कर पाओगे तो आपके पास और वक्त खुद ब खुद निकल करके आ जाएगा। और सर उसमें जैसे क्वेश्चंस हो जाते हैं कुछ एडवांस वगैरह के, तो वो मैं थोड़ा बुक से लगाती हूँ हाँ। रेदर देन कोई क्वेश्चन पेपर। तो सर वो जो क्वेश्चन है वो एक साथ ही जेईई एडवांस के आ जाते हैं कई बार 6-7, तो सर उसको समझने में फिर टाइम लग जाता है और फिर ख़त्म ही हो जाता है फिर टाइम भी, और सर उसकी एनालिसिस का मेरे को वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता। हाँ, मतलब ये चीज़ तो आपको थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा कि अगर लेट से आप पेपर दे रहे हैं नीट का, एक इजी क्वेश्चन भी 4 नंबर देके जा रहा है, एक हार्ड क्वेश्चन भी 4 नंबर देके जा रहा है,
अब एक हार्ड क्वेश्चन पे आप 5 से 7 मिनट लगाएं या इजी क्वेश्चन पे आप 30 से 40 सेकंड लगाएं, दिस इज योर कॉल. सो इट्स बेटर टू सॉल्व द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट. अगर बाद में हार्ड वाले बनते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बनते तो किसी के नहीं बनेंगे. भारत में कोई 1000 बच्चा बना पाएगा जो टॉप ऑफ द टॉप क्रीम ऑफ द क्रीम लेयर होगी. अगर आप भी उनमें से हैं तो आप भी बना पाएंगे, लेकिन आप भी एंड में बनाएंगे, टॉपर भी एंड में बनाएगा. सो ये बहुत ज़रूरी है कि लेट्स से आप सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को अगर अटेम्प्ट करते हैं कि पहले मैं बायोलॉजी करूं, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन बायोलॉजी में भी क्या पहले करना है, ये भी आपकी एक चॉइस आपकी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में लेट्स से आपकी कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है और उसी से क्वेश्चन आ गया और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया और बहुत ट्रिकी है और आप उसी में फंसे रह गए. तब तक आप कहीं और से 4 नंबर जुटा लो, तब तक नीचे जाओ और दैट इज स्मार्ट वर्क. ट्रू. क्योंकि अगर वो पेपर जेन्युइनली हार्ड निकला तो जीतेगा कौन? जिसको ज्यादा नॉलेज थी वो नहीं जीतेगा, जिसने बेटर अटेम्प्ट कर दिया वो ज्यादा बेटर स्कोर कर पाएगा. करेक्ट. अभी और आप अभी अपने आप को प्लीज ओवरबर्डन मत करो. इफ यू फील कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो जस्ट बिकॉज समबडी टोल्ड, सम टॉपर सेड, दैट वर्कड फॉर दैट टॉपर, इट माइट नॉट वर्क फॉर एवरीवन. सबके लिए सब चीज़ें वर्क नहीं करती है. तो यू कैन स्टार्ट विद ऑल्टरनेट डेज, एंड ऑल्टरनेट डेज पहले आप स्टार्ट करो फुल एग्जाम देना, जो गलतियाँ करो वो एनालिसिस करो. और जैसे सर ने बोला, मेन एग्जाम में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज़ छोड़नी है. जो बच्चा एक ही क्वेश्चन में अटका रह जाएगा, फिर वो मूव ऑन नहीं कर पाएगा आगे, टाइम वेस्ट कर दोगे. तो दोनों क्वेश्चंस आपको 4 नंबर दे रहे हैं, यू हैव टू चूज वाइजली. ठीक है ना? थैंक यू. हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना? कॉमन क्वेश्चन. एनीवन? हेलो मैम. हेलो सर. हेलो. हाय. और मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने ना बैच लेट लिया था, तो मेरे जो टेस्ट थे वो डिले हो गए, और अभी भी जो टेस्ट आ रहे हैं तो उसके चक्कर में, दोनों के चक्कर में मेरा कुछ हो ही नहीं पा रहा है. तो मैं उसको कैसे मैनेज करूं? मतलब मेरे चैप्टर्स भी पूरे इनसफिशिएंट हो जाते हैं उसकी वजह से. ये मतलब जिनकी भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू बैकलॉग या रिलेटेड टू टेस्ट, ऑलवेज गो विद द करंट फ्लो एंड वक्त निकाल के हमेशा पीछे का कवर करो. इससे बेटर कुछ नहीं होता, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो बैकलॉग हो. क्योंकि हम क्या करते हैं, पीछे का कवर करने के चक्कर में साथ नहीं चलते टीचर के, विच इज इनफैक्ट अ बिगर क्राइम. क्योंकि फिर यू आर ना साथ का कर पाते हैं, फिर ना पीछे का कवर कर पाते हैं. क्योंकि जो आज आप साथ नहीं कर रहे वो भी तो पीछे ऐड हो रहा है ना. तो यू आर इनफैक्ट क्रिएटिंग मोर बैकलॉग्स. आप उस पूल में और दिन के 3 लेक्चर डाल ही रहे हो, जबकि आप देख शायद 3 नहीं पा रहे हो. सो करंट चलते रहो और आपके पास जितना भी वक्त मिले. देखो यार, वक्त सबके पास लिमिटेड ही है. बिल गेट्स हमसे तो ज़्यादा ही मचा रहा है ना लाइफ में, उसके पास भी 24 ही घंटे हैं. सो माइट बी ही इज यूटिलाइजिंग हिज टाइम इन अ बेटर वे. आई एम ऑल्सो डूइंग 10 थिंग्स, मैम इज ऑल्सो डूइंग 10 थिंग्स. सबके पास वक्त है. एक टाइम के बाद आप थोड़े से सीजनड हो जाते हो, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से देखना स्टार्ट कर देते हो. यू स्टार्ट आइट्रेटिंग, यू मेक बेटर प्लान्स. आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वक्त बचाना सीख जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको इस समंदर में पहले कूदना होगा. तो एक बार बिना सोचे समझे डुबकी लगा दो और उसके बाद आपको वक्त बेहतर तरीके से समझा देगा कि उसको मैनेज कैसे करना है. जब खेलोगे टाइम के साथ तो आइडिया लग जाएगा, राइट? सो जब भी आपको टाइम मिले, कोई चीज़ 2x पे देख डाली, कोई चीज़ 1 शॉट से देख डाली, 1 शॉट से देख के क्वेश्चन लगा लिए, सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, तो इसका मतलब यू हैव डन इट वेल विद द 1 शॉट. कि अब आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. कोई टॉपिक स्पेसिफिकली 1 शॉट में समझ में नहीं आया, सिर्फ उसका डिटेल लेक्चर देख लिया. सो देयर आर वेज टू एवरीथिंग, बट अब आपको उसको एग्जीक्यूट तो खुद ही करना पड़ेगा. तो पर्सनल लेवल पे एक बार जा करके चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और लेक्चर्स को देखिए जैसे पॉसिबिलिटी लगती है आपको, है ना, जब भी टाइम मिले. ओके मैम, थैंक यू सर. डन मैम? अब मैं एक चीज़, तुम लोग को डन तो हो गया है, पर मैं एक चीज़ तुम लोग को बोलती हूँ, क्योंकि तुम लोग बहुत सीरियस हो गए हो. एक एग्ज़ाम है, इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन. मैं क्लास में बहुत बार ये चीज़ बोलती हूँ, जैसे आप लोगों को फील होता है आप लोग कहीं छूट नहीं गए हो, पीछे कुछ छूट तो नहीं गए, हम लोग लेट तो नहीं हो गए हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. डोंट टेक दिस एग्ज़ाम टू सीरियसली. सीरियस नहीं होना है, सिंसियर होना है, ठीक है? और पहला जीवन का हो सकता है बहुत मेजर एग्ज़ाम दे रहे हो, एंड नहीं है, शुरुआत है. बहुत एग्ज़ाम्स दोगे आगे. और मैं सच बता रही हूँ, अगर आप मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, आप किसी भी फील्ड में मचा सकते हो. सच में किसी भी फील्ड में मचा सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो. डोंट टेक टू मच स्ट्रेस ऑन योर सेल्फ. यार बहुत छोटे हो अभी तुम लोग, तुम्हें पता भी नहीं है लाइफ आगे तुम लोगों को कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें देने वाली है सही में. सो टेक इट ईजी. जितना आप माइंड को रिलैक्स रखोगे, जितना कम स्ट्रेस में, कोई भी चीज़ जब हम ना खुशी से करते हैं और कम स्ट्रेस में करते हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छी होती है और सच में बहुत अच्छी होगी. जब मैं अपने टाइम को याद करती हूँ ना, उस टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद आई एम गुड फॉर नथिंग, कुछ नहीं होगा. बट ऑफ कोर्स आई केप्ट गोइंग, क्योंकि आप अगर आगे बढ़ते रहोगे तो ही आप आगे पहुँच पाओगे ना. आप अगर वहीं पे रुके रहोगे तो नहीं होगी चीज़ें सॉल्व. सो बिलीव इन योर सेल्फ. प्लीज़ किसी से कंपेयर मत करो, किसी से मत पूछा करो तेरा कितना हो गया है, मेरा कितना हो गया है. सारे सपोले फ्रेंड्स हैं सर, सब बोलेंगे कि भाई मत पढ़, है ना.
मैंने तो सब कर लिया है, किसी भी तरीके से देखो तुम्हारा माइंडसेट नेगेटिव हो सकता है. सो नेगेटिविटी में नहीं पढ़ना है, बी पॉजिटिव एंड आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा. और प्लीज़ ये मत सोचना है ऐसा होगा तो कैसा होगा, पेपर ऐसा आ जाएगा तो कैसा होगा. पेपर जैसा भी आएगा सबके लिए एक जैसा होगा. पेशेंस के साथ में पेपर सॉल्व करना है और मैं सही बता रही हूँ बहुत अच्छा करोगे तुम लोग लाइफ में. जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड बहुत मेहनती बच्चा बनो. मेहनती बच्चा और कंसिस्टेंट बच्चा अच्छा कर लेता है. ठीक है, तालियां बजाओ गाइस इसी बात पे. क्या बोला, अब मैं बजवाता हूँ. अच्छा, लास्ट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम माय एंड. मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एग्जाम दे के ही सीखी हैं कि कोई भी एग्जाम ऑनेस्टली इज नॉट बिगर देन योर लाइफ. टू बी वेरी फ्रैंक, एक एग्ज़ाम आपको मेहनती बनना और हठी बनना सिखाता है. अगर इस एग्जामिनेशन की जर्नी में इन दिस प्रिपरेशन ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितने भी साल आपने दे दिए, अगर आप ड्रॉपर भी हो आपने 2 साल दे दिए, लेकिन अगर आप उन 2 साल लगातार 365 दिन मेहनत कर गए, अगर आप एक ऐसे इंसान बन गए जो 10 घंटा दिन में काम कर सकता है, देन यू विल क्रिएट समथिंग बेटर फॉर योरसेल्फ. तो आप अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते. ये मैं आज लिख के दे सकता हूँ, ये मेरे से बाहर बैठ के लिखवा लेना भाई डायरी पे. क्योंकि अगर आप दिन का 10 घंटा काम करोगे और आप किसी भी फील्ड में काम करोगे, यू विल बी इन टॉप 1%. क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिन में 10 घंटा काम कर पा रहे हैं. ये सबके बस की बात नहीं है. सो इफ़ यू आर reading 9 hours 10 hours on a daily basis, congratulate yourself that you are going on the very right track. It might yield you something, it might not yield you something. It may get you landed in a good medical college, it might not make a way for you to get into a medical college. लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा. अच्छे तरीके से काम करते रहो, मेहनती बनो और बस प्रकृति है जो जब देना होगा तब देगी मेरे भाई. हमारे हाथ में नहीं है. हम हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ लेके बैठे हैं, वो है कर्म. काम करते रहो और फल की इच्छा रखो, पर ना मिले तो दुखी मत हो, है ना. मैं ला दूंगा मार्केट से. और लोग भाई बहुत सारे ताने मारते हैं, इट्स ओके. कभी कभार पेरेंट्स भी ताने मार देते हैं, इट्स फाइन. सबके पेरेंट्स अभी भी मार देते हैं ताने, सर के पेरेंट्स. ठीक है, तो इट्स ओके. इधर नहीं भरना है भाई, इधर नहीं भरना है. आप अच्छा करोगे तो भी लोग आपको खराब बोल सकते हैं, आप खराब करोगे तो खराब बोलेंगे. तो पीपल विल ऑलवेज हैव समथिंग टू से, दे विल ऑलवेज से समथिंग. ठीक है, लेकिन लोग जो बोल रहे हैं वो उनका परसेप्शन है. लेट इट बी. अगर आप उसको यहाँ पे बेटा जमा करोगे ना तो फोकस नहीं कर पाओगे. यू हैव टू फोकस ऑन योर थिंग्स. जिस पे फोकस करोगे वो ग्रो करेगा. तानों पे फोकस नहीं करने का. जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे ना, सब तुम्हारी बात सुनेंगे. सब जो तुम बोल रहे होगे वही होगा. बट यू हैव टू बी ऑन दैट प्लेटफॉर्म फर्स्ट. और ऐसे बनो कि कोई तुम्हें कुछ बोल ही ना पाए. ईंट उठा लिया करो. यार सर यार, मैं तो कर देता था बचपन में. हाँ अंकल जी कुछ कह रहे थे. अरे बेटा तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो. मैं थैंक यू अंकल. मैं भी घर ही जा रहा था बस ईंट लेके. वेरी सिंपल. किसी का कुछ नहीं सुनना है ना. पीपल विल जज. ऐश करो भाई, एक लाइफ है. Yes. और मौज काटो. And it's a beautiful life. I'm sure you are going to make it a very pretty life ahead. All the very best. Yes. Love you all यार. तालियां. हाँ, कुछ लेके आइएगा बेटा. ग्रुप फोटो ले लेते फिर मैं आती हूँ. क्या लेके आए हो आप? अच्छा मेरे लिए भी है. हाँ, पहले गिफ्ट देंगे. मेरे को लगा He was like, oh my God, there's no gift for me. How is it possible? Yes. क्या हुआ? अच्छा हम लेके उठा लें. आओ दोस्त, आप आगे आओ. देख रहे हो हम दोनों को हम खुद आ रहे हैं गिफ्ट. आपकी सही जगह वहां नहीं है. आप आगे आइए कैमरा पे. क्या मेरा बड़ा वाला है ना. थैंक यू. ये सुनो, ऊपर से सर मत देखो, अंदर का सामान मैटर करता है. अरे मेरा वाला तो सोच रहे अरे बड़ा दिख रहा है. मेरी चाय तो बहुत मीठी है मालिक. लेटर भी है. इनके लिए नहीं है ना. है क्या? ओहो यार तुम पहले डरा क्यों देते हो? हर बात में तुमने पहले डरा है. मैम आपके लिए गिफ्ट है. सर आपके लिए भी है. मैम आपके लिए लेटर है, पर सर आपके लिए भी है. हेलो दोस्त. हेलो. यार ऐसा अगर कभी हो कि बच्चा किसी एक ही के लिए गिफ्ट लेके आओ, बड़ा बुरा लगता है. मैं तो फाड़ दूं आपका लेटर फिर. छीन लेंगे. बैठना है क्या मैम? अच्छा फोटो खिंचाएंगे गाइस. प्लीज स्माइल एवरीबॉडी. ठीक है, इंस्टाग्राम पे कोलैब होगा.